मुंबई के दादर इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली में सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 290 नए केस मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.55% हो चुकी है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सोमवार 27 दिसंबर से रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और ये अगले आदेश तक के लिए ये फैसला लिया गया है। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि नाइट कर्फ्यू का क्या फायदा है या ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि नाइट में तो वैसे भी लोग सड़कों पे नहीं होते, बाजार बंद ही होते हैं, दफ्तर ज्यादातर बंद ही होते हैं और जो फैलने वाली स्थिति होती है, कोरोना फैलने वाली स्थिति होती है, वो तो दिन में होती है, जब दफ्तर खुलते हैं, जब बाजार खुलते हैं, जब भीड़ भाड़ वाली स्थिति बनती है। तो बात यह है कि ये जो नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला जो होता है, ये एक संदेश होता है, एक मैसेजिंग सरकार की तरफ से होती है कि अब सरकार सख्ती करने जा रही है। तो ये उसकी पहली स्टेज होती है। इसके बाद ये होता है कि अगर जो नाइट कर्फ्यू लगाने के से स्थिति नहीं संभल रही है तो उसके बाद फिर वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाता है, यानी सैटरडे संडे जो है लॉकडाउन होता है। और अगर फिर भी हालात नहीं संभलते तो फुल लॉकडाउन जो है या फुल कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जैसे कि हमने अप्रैल मई के महीने में दिल्ली के अंदर देखा ही था। तो इसीलिए ये पहली स्टेज है। जो पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर 290 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो कि 10 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। और जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि जितने टेस्ट किए उनमें से कितने लोग संक्रमित निकले, ये जो संक्रमण दर है, ये 0.5% की एक अहम एक लेवल के पार चले गए हैं। और 4 जून के बाद ये सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ है। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने अब जो है सख्ती करने का फैसला कर लिया है। पहली स्टेज सख्ती की होती है नाइट कर्फ्यू लगाने का अब फैसला ले लिया गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे के बीच मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 922 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। 4 जून के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। अहमदनगर की अगर बात करें तो अहमदनगर के जवाहर नवोदय स्कूल में 33 और बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को यहां पर 19 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कुल 450 बच्चों का कोरोना टेस्ट किया गया। अब तक 52 छात्र कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों सहित उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में मौजूद है। चाहे मुंबई हो या दिल्ली, क्रिसमस और नए साल के छुट्टियों के बीच सभी जगह कोरोना के नियमों का सरासर उल्लंघन साफ दिख रहा है। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू होने के बावजूद शनिवार शाम जुहू चौपाटी पर बड़े पैमाने पर लोग नजर आए। न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही कोरोना के नियमों का पालन हुआ। यही हाल दिल्ली का भी है। दिल्ली के सरोजिनी नगर बाजार में भारी भीड़ का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने ऑड इवन के आधार पर दुकानों को खोलने के आदेश दिए। इन महानगरों में ये भीड़ तब दिखाई दे रही है जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार के दिन दिल्ली में कोरोना संक्रमित 290 नए मामले सामने आए, जो 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस हैं। तो वहीं मुंबई में रविवार के दिन 922 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जो 4 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियां करते नजर आ रहे हैं। उधर विपक्षी दलों की भी रैलियां जमकर हो रही हैं। इस सबसे कोरोना के फिर से तेजी से पैर पसारने की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, लेकिन नियम बनाने वाली सरकार के मुख्यमंत्री ही दिन में भीड़ इकट्ठा कर रैली कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी के रैलियों में
कोरोना के दिशा निर्देशों का साफ उल्लंघन दिखा। इस सबके बीच शनिवार रात देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री लोगों से नियमों का पालन करने की बात करते नजर आए। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। उत्तर प्रदेश में केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। रविवार सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत लखनऊ और झांसी में मैराथन का आयोजन किया गया। प्रशासन के इजाजत न देने के बाद लखनऊ में यह मैराथन नहीं हो पाई, लेकिन झांसी में इजाजत न मिलने के बावजूद बड़े पैमाने पर महिलाओं ने हिस्सा लिया। भीड़ के बारे में जब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया तो उन्होंने 2 जनवरी को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि यूपी सरकार पीएम के कार्यक्रम के लिए 25,000 खिलाड़ियों को इकट्ठा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों को रोका जा रहा है। ये है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप 25,000 खिलाड़ियों को बुला रहे हैं यूपी में, तो प्रियंका गांधी के लिए एक मापदंड और मोदी जी के लिए 25,000 स्पोर्ट्स पर्सन्स इकट्ठे करने का एक दूसरा मापदंड। आप जो पूछ रहे थे यही जवाब है। एक राजनीतिक व्यक्ति और एक राजनीतिक दल तो नुकसान उठाने को तैयार हैं जनहित में, पर माफ कीजिए सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी क्या है। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों की हालत और बड़े पैमाने पर लोगों की हुई मौत के बाद ये सोचा जा रहा था कि भविष्य में लोग इससे सबक लेंगे और नियमों का पालन ठीक से करेंगे, लेकिन लगता है कि कुछ महीनों में ही सभी वो सबक भूल गए हैं और अब तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी पैर फैला लिए हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के पहले मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज ओमिक्रॉन का एक संक्रमित मामला सामने आया है। हिमाचल में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई महिला कनाडा से आई थी। मध्य प्रदेश में आज ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में मिले सभी संक्रमित विदेश से लौटे थे। 3 संक्रमित अमेरिका से आए थे, 2 संक्रमित ब्रिटेन, 2 तंजानिया और 1 घाना से आया था। देश में अब तक ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 431 हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने एक बार फिर से प्रतिबंध शुरू कर दिए हैं, तो वहीं इन सब के बीच 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे हालात के मद्देनजर चुनाव आयोग कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और बाकी अधिकारियों के साथ एक बैठक करेगा। बैठक में कोरोना के बीच चुनाव के मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में बच्चों के लिए टीकाकरण की तारीख का ऐलान किया। इसे लेकर जहां बच्चे उत्साहित हैं, तो वहीं टीकाकरण को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले दौर का खाका खुद पीएम मोदी ने खींच दिया। साफ है कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम अब एक खास मुकाम पर पहुंच रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 10वीं में पढ़ने वाली सुहानी वर्मा ने अपनी खुशी व्हाट्सएप पर बताई। Yesterday, our Prime Minister addressed our nation and he told us that there will be vaccination starting for all the children and I'm extremely excited.
जानकारों और डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों के टीकाकरण का फैसला बिल्कुल उपयुक्त है। The vaccination program for the kids which has started. ऐसा समय जब हम दुनिया भर में ओमिक्रॉन की लहर तेज होते देख रहे हैं, बच्चों का टीकाकरण करना सही कदम है। Times when we are seeing a surge of the variant. बच्चों में क्योंकि एक ग्रुप था जो कि ज्यादा प्रोन था इन्फेक्शन के लिए, और इसमें यदि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बच्चों को भी सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। लेकिन टीकाकरण का ये कदम भी राजनीतिक खींचतान से अछूता नहीं है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के ऐलान का श्रेय अपने सिर लेने में लग गए हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र ने मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने भी सरकार से ये खास आग्रह किया था। हमारे हेल्थ सिस्टम प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब इस बात पर विचार हो रहा है कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज कौन सी वैक्सीन की दी जाए, वही जो पहले दी गई है या कोई नई, और क्या बूस्टर डोज के लिए सरकार समय पर सभी को वैक्सीन उपलब्ध करा पाएगी, जबकि अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली डोज भी नहीं लग पाई है। नई दिल्ली से सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब और हरियाणा में धार्मिक स्थानों पर जानबूझकर तनाव पैदा करने के मामलों में एक और मामला जुड़ गया है। क्रिसमस की रात हरियाणा के अंबाला के ऐतिहासिक चर्च होली रिडीमर कैथोलिक चर्च में क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के बाद कुछ उपद्रवी तत्वों ने यीशु मसीह की प्रतिमा तोड़ दी। दोनों आरोपियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अंदर ही घूमते दो लोग हैं और तोड़वाड़ करते हैं, लाइटें तोड़ते हैं, और फिर करीब जा रहे थे करीब 1:40 के आसपास वो जो स्टैचू है सेक्रेड हार्ट का स्टैचू, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का मूर्ति है जो मेन रोड पे है, ग्लास तोड़ के स्टैचू भी तोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं तो उसमें जो भी युवक नजर आ रहे हैं शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। उन लोगों को पकड़ने के लिए हमने प्रयास शुरू किए। 3 टीमें, एक CIU 1 के नेतृत्व में, एक CIU 2 के नेतृत्व में और एक SHO अंबाला कैंट के नेतृत्व में हमने गठित की। CCTV फुटेज हमने हासिल कर ली है। उसमें 2 लड़के इस वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हम उस CCTV की जो फुटेज है उसके आधार पर हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम ऐसे तत्वों को गिरफ्तार